Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्ते। एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें बीजेपी बहुत बड़ी जीत की तरफ, एनडीए गठबंधन बहुत बड़ी जीत की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 400 पार का जो नारा मिला था वो इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। चूंकि बीजेपी एनडीए की सरकार बीते 10 सालों से देश में है और ये तीसरा कार्यकाल हो सकता है अगर एग्जिट पोल के नतीजे 4 जून से के नतीजों से मेल खा जाएंगे तो। ऐसे में जो बाजार है भारत का, शेयर मार्केट का बाजार, जो यहां के निवेशक है, जो भारतीय लोग हैं, उन्हें किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है इस सरकार से, इसके साथ ही साथ भारतीय बाजार और विदेशों से जो कनेक्शन है, जो विदेशी व्यापार है, उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, इसे लेकर हम आज समझने की कोशिश करेंगे। दो मेहमान बिजनेस तक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिजनेस तक से प्रवीण जी हैं और रजत जी हैं। रजत जी मार्केट एक्सपर्ट हैं, प्रवीण जी जो हैं वो बिजनेस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। तमाम सवाल लेने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले रजत जी से हम शेयर मार्केट, भारतीय बाजार की बात कर लेते हैं। तो रजत जी ये बताइए, भारतीय बाजार, ये जो एग्जिट पोल है उससे क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है आपका इस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे अगर 4 जून को देखने को मिलेगा, या फिर बाजार की ओपनिंग कल मंडे है तो कल बाजार खुलेगा, तो भारतीय निवेशक इसमें से क्या निकाल के देख रहे हैं? जी, किसी बहुत ही ज्ञानी आदमी ने बोला है, पुष्पा एक मूवी थी उसमें, तो उसमें यही बोला है कि पुष्पा नाम सुन के क्या फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है, मैं फायर। तो वही होगा मंडे को, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट्स में, ये बात तो तय है। और बुल्स इसमें पूरे चार्ज हो गए। देखिए, अगर तो आती ना 353 या फिर 332, तब तो मामला हो सकता था कि हम कहते छोटी मोटी तेज़ी बनेगी। यहाँ तो आंकड़ा छू रहा है 401, जो कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। तो अगर 400 के आसपास का कोई आंकड़ा आ गया, जो रिफ्लेक्ट हो गया अगर ये फाइनल आउटकम में, तो उसके बाद बाजार में एक तरफा चाल बनेगी। वो इसलिए क्योंकि जो आप इस वीडियो में शुरू में बोल रहे थे कि विदेशी निवेशक अभी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि वो भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, लेकिन वो रुके इसीलिए हुए थे कि वो इलेक्शंस का आउटकम देखना चाह रहे थे। 10 साल अगर कोई गवर्नमेंट किसी देश में काम करती है और एक बहुत ही कांटे की टक्कर एक्सपेक्टेड थी, इस बार होती हुई नजर आएगी। वो कांटे की टक्कर तो कहीं दिखती भी नहीं है अब। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेडिक्ट किया था कि 400 पार, उसी के आसपास के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो अब विदेशी निवेशकों का कॉन्फिडेंस अगर यहाँ से बढ़ता है तो हमारे बाजार को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नेट शॉर्ट यानी कि बिकवाली वही करके चल रहे थे इंडियन मार्केट्स पे। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विदेशी निवेशकों की होगी वापसी। एक तो ये ट्रिगर बहुत बड़ा काम करेगा, और उसके बाद घरेलू इन्वेस्टर्स तो वैसे ही खरीदते चले जा रहे हैं। अब ऐसे मूड माहौल में होता क्या है कि जो मंदी वाले जो सौदे होते हैं वो निपटते हैं सबसे पहले। तो पहले तो वो उनकी तरफ से खरीदारी देखने को मिलेगी, और उसके बाद तेजी वाले सौदे अलग। तो ये दो तरफा तेजी देखने को मिल सकती है मार्केट में, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ हाई पे, रिकॉर्ड लेवल्स पे इंडियन मार्केट जाते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि 23,100, 23,200 जो आज तक का ऐतिहासिक स्तर है, यहाँ पर मार्केट खुले, यानी कि 600-700 पॉइंट्स की बढ़त के साथ इंडियन मार्केट सोमवार के सत्र में खुल सकता है। और उसके बाद की तेजी बाद में देखेंगे। पहले तो सोमवार को शुरुआती जो एक तेजी वाला मूड माहौल है उससे हमको गुजरना पड़ेगा। और जो भी मंदी करके गए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है नहीं, लेकिन जिनके पास भी तेजी की पोजीशन है, तो यही एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, ये एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ही बड़े धमाके के साथ इंडियन मार्केट्स सोमवार के सत्र में खुलेगी। इस पर मैं आगे भी सवाल लूंगा, लेकिन प्रवीण जी को भी मैं जोड़ लूँ इस बातचीत में। तो प्रवीण जी, आंकड़े आप भी देख रहे हैं, हम लोग निजी स्तर पर भी बातचीत कर रहे थे कि ये जो आंकड़े आएंगे तो वो बाजार किस तरफ जा सकता है और इसका क्या ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। इंडिया इस वक्त से जिस तरह से ओपन मार्केट दिखाई दे रहा है सभी को, और जिस तरह की खरीदारी भारत भी कर रहा है बड़े स्तर पर, हम देख रहे हैं तेल के सेक्टर में, या जिस तरह के दूसरे ग्रीन एनर्जी में डील्स कर रहा है इंडिया, तो विदेश के लिए क्या है भारत के इस चुनावी नतीजे के पिटारे से, अगर ये एग्जिट पोल रहता है, यही 4 जून को नतीजों में तब्दील होता है, ऐसा ही कुछ, तो विदेशी बाजार क्या देख रहा है फिर भारत के साथ, क्या उम्मीद करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। पिछले 5, 7, 10 साल में फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इंडिया का अगर आप फॉरेक्स रिजर्व भी देख लीजिए तो वो 645-646 बिलियन डॉलर पे अभी है। गोल्ड की लगातार आरबीआई परचेज कर रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में अभी मैं देख रहा था 822 टन गोल्ड इंडिया के पास गोल्ड का रिजर्व है क्या कि इन्हीं फंडामेंटल्स के बूते जो कुछ सेक्टर हैं, स्पेसिफिक हैं, चाहे आप देख लीजिए ईवी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आपका सेक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, इन सेक्टर्स में भारत और प्लस आत्मनिर्भर भारत का जो बात है कि सरकार एक्सपोर्ट करेगी डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस आर्म्स एंड एम्यूनिशन को,
तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल, और इसके साथ ही एक चीज़ ये भी होगी कि जो ग्लोबल एफडीआई जो इंडिया में है, एफडीआई में कुछ कमी आई है अभी पीछे के टाइम में, उसमें फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एफडीआई निकाला है भारत से। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि अब जो सरकार आएगी वो बड़े लेवल पर रिफॉर्म करेगी, चाहे लेबर रिफॉर्म हो, चाहे एफडीआई से रिलेटेड रिफॉर्म हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, दूसरे सेक्टर में, डिफेंस में हो। वो जब एफडीआई के रिफॉर्म अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो उसके बाद एक लार्ज स्केल पे एफडीआई इंडिया में आना शुरू होगा, क्योंकि पॉलिसी स्टेबिलिटी है यहाँ पे, और जो सरकार की विल है काम करने की, रिफॉर्म लाने की, उसमें बड़ा सुधार या बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। वो कॉन्फिडेंस पर्कुलेट करेगा आपका ग्लोबल इन्वेस्टर्स में भी। तो अब अगला सवाल रजत जी आपसे है मेरा, कि आप जिस तरह से कह रहे थे कि मार्केट बहुत बिल्कुल रिकॉर्ड पर जाएगा और जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, तो फिर अगर इस तरह जिस तरह की ये नतीजे प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री ने भी कहा था कि भाई बाइंग कर लीजिए 4 तारीख को, तो फिर वो छप्पर फाड़, हाँ बिल्कुल, ऑपरेटर थक जाएंगे सौदे पंच कर करके 4 जून के बाद। अब वो वाली भविष्यवाणी अगर सच्ची हो गई तो मुझे लग रहा है आप सेक्टर्स पूछने की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूँ उस सवाल पे कि ये जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के आने का शेयर मार्केट पर जो असर पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्लेक्सी रहता है, अगर गवर्नमेंट में गठबंधन में है तो मार्केट बहुत डल होता है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती, डर ज़्यादा रहता है कि इनस्टेबिलिटी है। तो ऐसे में अब जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के आने का किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ भारतीय बाजारों में देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो तो सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां, सरकारी जो कंपनियां हैं, पीएसयू स्टॉक्स जिसे बोलते हैं, वो तो यहाँ पर चली ये समझिए, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 सालों से ये जो एफआई ओन्ड कंपनियां हैं ना, जो विदेशी निवेशक ज़्यादा खरीदते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसी जो बड़े वाली कंपनियां होती हैं निफ्टी की, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले अगर 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, सरकारी कंपनियों का बोलबाला है, और ये सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ। पहले ऐसा होता ही नहीं था कि सरकारी कंपनियों को पूछता नहीं था, ये डिविडेंड के लिए यूज होती थी वाली कंपनियां, कि भैया पड़े रहेंगे स्टॉक, कोई बात नहीं, उसके बाद तो बस पड़े हैं हमारे, तो डिविडेंड आ रहा है तो ठीक है, बैंक में पैसा रख दो, नहीं तो फिर सरकारी कंपनी में रख दो। अब तो री रेटिंग हो चुकी है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, आपको मिसाल के तौर पे कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कतार लगी हुई है। तो इन कंपनियों के जो स्टॉक्स होंगे वो तो रडार पर रहेंगे। उसके बाद फिर उन्हीं सरकारी कंपनियों में, जैसे कि प्रवीण जी बोलते हैं, डिफेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से आप कई बार सुन चुके, उनके मुंह से कई बार सुन चुके हो, एक कंपनी का नाम वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बिल्कुल मामला गड़बड़ था इस कंपनी का, पूरा रिवाइवल हो चुका है। देश के लिए तो छोड़िए, जो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब तो एक्सपोर्ट बाहर की कंपनियों के लिए भी वो उनके ऑर्डर्स उन्होंने बुक करने शुरू कर दिए हैं। तो एचएएल का स्टॉक फोकस में रहेगा। उसके बाद फिर उनके मुंह से एक और नाम सुन चुके हैं आप, एलआईसी, ऐसी वाली कंपनियां। तो डिफेंस में इंश्योरेंस, एचएएल जैसा जो स्टॉक है ये डिफेंस में। उसके बाद फिर बीडीएल, तो कतार लगी हुई है। और आप ये देखो इस बार नतीजे किसके अच्छे आए हैं, अगर आप पहले नंबर पर पूछोगे ना, तो ये डिफेंस कंपनियों के, कोची शिपयार्ड जैसी कंपनी है, मैसडॉक जैसी कंपनी है, ये सब सरकारी हाँ, तो ये जो सरकारी कंपनी है ये अब फिर से रडार पर रह जाएंगे। कह सकते हैं कि एक तरफा चाल बन चुकी, बहुत महंगे हो गए, लेकिन भैया अभी वो जो लहर है ना, जो इमोशंस हैं, वही ड्राइव कर जाते हैं स्टॉक्स को। कई बार ऊपर मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन पहले क्रीम तो खा लें। तो अभी डिफेंस कंपनियों की बारी है। फिर रेलवे, सरकार का खुद का मोटिव ये है कि भैया 14.5 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बिछाएंगे, उन्होंने लिखा हो अपने संकल्प पत्र में। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो जो रेल वैगन्स वाली जो कंपनी होती है, जो डब्बे बनाती हैं कंपनियां, उसमें टीटागढ़ वैगन आप देखो खुद, अगर देख सकते हो। रेल वैगन्स बनने की बात इसी उसमें आई थी, बजट में आई थी। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि क्या गवर्नमेंट की जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है इस ड्यूरेशन में, समझना ये भी होगा कि क्या सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगी इन कंपनियों का। क्या एचएएल में और डिसइन्वेस्टमेंट होगा, क्या आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट होता, क्योंकि इस मोर्चे पे गवर्नमेंट पिछले 4-5 साल से जो टारगेट देती है और वो जो टारगेट अचीव होता है उसमें एक गैप है। सरकार टारगेट अचीव डिसइन्वेस्टमेंट का नहीं कर पाई है। बड़े बड़े टारगेट दिए गवर्नमेंट ने। अब जब वैल्यूएशन बढ़ गई, जब शेयर चढ़ गए हैं, क्या सरकार इनमें शेयर बेचती है, क्या सरकार अपना स्टेक कम कर दी है, ये एक बड़ी बात होगी जो देखना होगा। बात है, देखिए अभी 2.11 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई ने दे दिए सरकार को एज अ गिफ्ट, मान लीजिए एकदम से प्रॉफिट आ गया, अचानक से वरदान मिल गया। हाँ, वरदान मिला और आरबीआई ने इलेक्शन से पहले सरकार को दे दिए 2.11 लाख करोड़ रुपीस। तो उससे ना डिसइन्वेस्टमेंट का उतना, वो जो एक टारगेट होता है ना, अगर वो बीट ना भी कर पाए तब भी ठीक, ऐसे वाला मूड माहौल है। लेकिन सरकार को पता है कि भैया जब हर चीज़ महंगी है, सब खरीदने को तैयार है और हमारी बल्ले बल्ले हो रही है, स्टॉक मार्केट में हमारी बहुत तेज़ है, तो यही तो मौका है बेचने का। तो ऐसे ही मूड माहौल में बेच डालो थोड़ी सी कंपनियां ऊपर। तो फिर इस समय अगर वो ये स्टॉक मार्केट के खिलाफ सरकार कुछ नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है इसमें। उसमें जो
PSU कंपनियां हैं उनसे 1,26,000 करोड़ मिल रहे हैं, 2,11,000 करोड़ रुपए मिले हैं, RBI दे रहा है 1,26,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड। तो यही वही सवाल है कि क्या सरकार, अगर आपको 1,26,000 करोड़ रुपए जैसा डिविडेंड इतना बड़ा एक फिस्कल में मिल रहा है, तो आप क्यों अपना स्टेक सेल करेंगे? शेयर चढ़ रहे हैं, सरकार बूस्ट कर रही है कंपनियों को। तो ये बिल्कुल, अब एक एक सवाल लूंगा, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को फ्री भी करूंगा, आप लोगों के साथ हमने भी असाइनमेंट्स हैं। तो आप प्रवीण जी, आपसे सवाल मैं लूंगा कि जो दुनिया के कौन से ऐसे देश आप देख पा रहे हैं जिसको लेकर भारतीय व्यापार बाजार में बहुत ज़्यादा वो उम्मीद की तरफ से देख रहा है? तो कौन से ऐसे देश हो सकते हैं जिसका रुझान भारत की तरफ ज़्यादा हो सकता है? क्योंकि हम चाइना से भी कॉम्पिटिट कर रहे हैं और स्टेबल गवर्नमेंट आने का मतलब है कि बाजार पर भी एक अच्छा असर पड़ता है। तो एक तो कि कौन से ऐसे देश हैं जो भारत की तरफ, जो भारत को सप्लाई चेन के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में, तो कौन से ऐसे देश आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदवान दिख रहे हैं? और दूसरा ये, जैसे आपने डिफेंस सेक्टर्स की बात की, तो ये तो डिफेंस सेक्टर और बड़ी बड़ी बातें हो गई, इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में भी क्या हो सकता है? किस तरह के बूम आने की उम्मीद की जा सकती है? छोटे जो स्कीम्स सरकार चलाती है अपने लेवल पर, उसमें किस तरह की बूम आप देख पा रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी बजट आया था 2024-25 के लिए, जो इंटरिम बजट आया था, उसमें सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स रखा। वो पूरा पैसा आप मान लीजिए कि इंफ्रा पे खर्च होना है। अब जो बजट आएगा जुलाई में, उसमें हो सकता है इस नंबर को और बढ़ा दिया जाए केपेक्स का, तो वो पैसा इंफ्रा पे आएगा। इंफ्रा में अभी अडानी है, इन जैसी कंपनियां हैं, हो सकता कुछ बड़ी कंपनियां आएँ। दूसरा फील्ड है सेमीकंडक्टर का, जहाँ पे यूएस से लेके यूरोपियन कंट्रीज से लेके आपका जो ईस्टर्न साइड की कंपनियां देश हैं, वहाँ की कंपनी, ताइवान एक थ्रेट भी महसूस कर रहा है, तो वहां से भी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या है कि सरकार ने अभी 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है सेमीकंडक्टर लगाने के लिए। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, EMS की कंपनियां, उसमें आपका जैसे एप्पल की कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये सेक्टर भी बूम करेगा यहाँ पे, और जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आके, चाहे आपका टेलीकॉम गियर हो, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक EMS का, वो सेक्टर मुझे लगता है कि वहाँ पे, और EV प्लस उसमें अगर हम और कर दें, इन सेक्टर में बिग बड़ा थ्रस्ट दिखाई दे सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ी जो कंपनियां हैं ना, उनको भी थ्रस्ट मिलेगा। वो पेटीएम का मुद्दा तो अलग है, पेटीएम तो मामला थोड़ा वहाँ फंस गया, लेकिन सरकार ना अपना ही कुछ बड़ा क्रिएट करने के मोड पे रहेगी। और उनको 5 साल मिल गया, उनको पता ही है कि दुनिया जहान को दिखाते हैं कि भैया हमारा जो UPI सिस्टम है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले 5 साल में केवल और केवल, अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, आर्थिक मोर्चे की बात करें, तो सरकार इतने बड़े रेडिकल रिफॉर्म ला सकती है जो अब तक कभी नहीं देखे गए होंगे, अगर इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी मिलती है। मुझे लगता है सबसे बड़े रिफॉर्म हो सकते हैं लेबर सेक्टर में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। हायर एंड फायर है, जो एक तरीका है कि आपने आज हायर किया, कल फायर कर दिया एम्प्लॉय को, उसमें लिबरल चीज़ें आ सकती हैं। आपका इंश्योरेंस हो गया, डिफेंस हो गया, अदर सेक्टर्स में FDI को लेके चीज़ें आसान की जा सकती हैं। तो और एक और इसमें छोटा सवाल कि जिस तरीके से रशिया हो गया, जिस तरीके से अमेरिका हो गया, इन लोगों को, इनके साथ हमारा कारोबार बहुत अच्छा रहा है, और भी दूसरे देश हैं जैसे सिंगापुर है, तो कुछ रुपए पे हो सकता है। रुपी का जो ट्रेड है, रुपए को जो डी-डॉलराइजेशन की एक जो बात चल रही है लगातार, चाइना उसमें बहुत आगे निकल गया है, हम भी कर रहे हैं। रूबल में अभी RIL ने एक डील की है रशिया के साथ कि वो 3 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो पर डे खरीदेंगे, और वो सारा पेमेंट रूबल में करेंगे। तो जो रूबल या रुपी और अदर करेंसीज के का जो ट्रेड है, वो अगले 5 साल में उसको नए लेवल पे पहुंचाने की गवर्नमेंट की कोशिश होगी, जिससे डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो। डॉलर को एज अ वेपन जो US यूज़ कर रहा है वो, उसने रशियन असेट्स को जो डॉलर में थे उनको फ्रीज किया, तो वो उसको लेके पूरी दुनिया चिंतित है। तो वहाँ पे भी सरकार रुपये को आगे बढ़ाने की कोशिश लार्ज स्केल पे कर सकती है। बिल्कुल। और मतलब इस बात को मैं जोड़कर आपको आगे कह रहा हूं कि डी-डॉलराइजेशन करने से फायदा ये भी होगा कि आप अगर अपनी डिपेंडेंसी रुपए या अपने लोकल करेंसी पर बढ़ा रहे हैं, तो कल को आप जब POK जैसे ऑपरेशन की तरफ भी देखते हैं, तो US जो है वो बहुत ज्यादा निंदा के अलावा कुछ करने के लिए उसके पास कुछ बचेगा नहीं इस तरह की परिस्थिति में। खैर रजत जी, आपसे तो सवाल यह है कि शेयर मार्केट के आप एक्सपर्ट है, बहुत से लोग देख रहे होंगे, तो कुछ शेयर्स भी बता दीजिए कि किसकी तरफ लोग जाए देखने के लिए। सेक्टर मत बताइए, शेयर्स बताइए अगर आप बता सकते हैं तो। अदानी का कोई शेयर, अदानी ग्रुप को नहीं भूलना चाहिए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी फंसा पड़ा है,
लेकिन ना ये अभी वही बात है कि इस समय जो लहर चल पड़ेगी तो हम सबसे ज़्यादा ट्रैक करेंगे इस समय अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को। और पिछले सत्र में देखो सबसे तेज चलने वाले स्टॉक्स कौन से थे? अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी इंटरप्राइजेस। और पोर्ट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अदानी पोर्ट्स ही। अगर रिफॉर्म्स की बात होगी और अगर देश में एफडीआई वगैरह आना है तो फिर पोर्ट सेक्टर को तो निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। सरकार का तो वैसी गति शक्ति जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा थ्रस्ट कर रहा है कि लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट किया जाए, तो पोर्ट सेक्टर पे यही है। सेकंड बेस्ट प्लेयर है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, वो भी है। उसके बाद सरकारी कंपनियां बोलती हैं, सरकारी ठप्पे वाली जो कंपनियां हैं वो डिफेंस, रेलवेज, ये सब स्टॉक्स गर्म रहेंगे। और वो बजट तक मुझे लग रहा है ये जो रैली इस बार बनेगी ना, ये बजट तक या फिर उससे जस्ट पहले तक एक्सटेंड हो सकती है। एक धमाका तो हो जाएगा सुन। हाँ, ये मोदी रैली भी बोल सकते हैं, ऐसे मोदी 3.0 रैली ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये रैली बनने वाली होगी तो यही जो सरकारी नीतियों से जुड़े हुए जो सेक्टर्स होंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज, ये जो सेक्टर्स होंगे ये डेफिनेटली फोकस में रहने वाले हैं। सरकारी बैंक्स पे नजर रख सकते हैं। सरकारी जहाँ जहाँ नाम आता जा रहा है वो तो आप रेडार पर रखो ही रखो। लेकिन उसके बाद जब ओवर हीट हो जाएंगे तो फिर हम डिफेंसेस की तरफ जाएंगे। इमीडिएटली एफएमसीजी वगैरह से कोई कनेक्शन अभी हमारा नहीं होगा, फार्मा से नहीं होगा, ना ही आईटी से। ये वाले, हाँ आईटी बहुत पिट चुका है तो वो थोड़ा रिवाइव कर सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकारी ठप्पे वाली कंपनियां, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी से जुड़े हुए स्टॉक्स, ये सब स्टॉक्स जो होंगे बाजार में बहुत तहलका मचाएंगे। और बाजार जब निफ्टी चलेगा तो अभी बैंक निफ्टी नहीं चला है, आपको मैं बताऊं। निफ्टी अगर अभी रिकॉर्ड लेवल्स के पास है, बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे दिखाई देता है। बैंकिंग अगर निफ्टी भागा तो फिर प्राइवेट बैंक्स जो बड़े वाले अभी तक थके हैं वो भी चढ़ते हुए नजर आएंगे। 50,000 के पार बैंक निफ्टी अगर जाता है तो बैंकिंग स्टॉक्स बहुत जोश में आ जाएंगे अचानक से। तो ये एक इवेंट है जिसको हम प्ले कर रहे हैं। ओवर एक्साइटमेंट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन रैशनल डिसीजन लीजिए। जो आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनमें बने रहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये फेज पार हो जाएगा। अभी तो जिनके पास है उनको रिवॉर्ड मिलेगा। नई पोजीशन कोई बड़ी इतनी उत्साहजनक स्थिति में नहीं बना लेनी चाहिए। वो तो हमेशा हम कहते हैं कि गिरावट आए तभी खरीदिए, पर इस बार का मामला थोड़ा डाइसी था और ये उन्हीं को रिवॉर्ड मिलेगा जिन्होंने कन्विक्शन रखी होगी भारतीय स्टॉक मार्केट पे। तो उनको सोमवार के सत्र में रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत ही तगड़ा। ओपनिंग में ही देखोगे आप। यानी कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उससे कल में बूम देखने को मिलेगा और परसों तो जब नतीजे आएंगे तो वो बाजार कैसे खिलता है नतीजों के साथ, ये हमें देखने को मिलेगा। तो प्रवीण जी और रजत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हम इस एग्जिट पोल के सहारे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो इकोनॉमिक सेक्टर में भारत जो है कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, किस तरह से वो अपना वजूद दुनिया में और बढ़ा सकता है, दबदबा किस तरह से दुनिया में कायम कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी।